हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एमसीक्यू सेशन का नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर 24 एंड 32 इज। हमारे पास दो नंबर है, एक 24 है एक 32 है। उन दोनों के एचसीएफ एंड एलसीएम का हम प्रोडक्ट बताना है कितना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे कर लिया है कि 24 का जो फैक्टर्स है वो क्या बनेंगे 2 2 2 3 एंड 1, यानी 2 रेज़्ड पावर 3 into 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 32 के जो फैक्टर्स होंगे that is 5 times 2, यानी 2 raised to power 5 into 1। तो अब इन दोनों नंबर का आप लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की जो मिनिमम पावर, जो कॉमन फैक्टर 2 है उसकी जो मिनिमम पावर है जो दोनों में है तो वो है 3। तो यानी 8 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। जो एलसीएम क्या होगा, तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 इसमें भी, इसमें उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो नंबर बच गए उनको और इंक्लूड कर लेंगे। तो 3 को हमने और इंक्लूड कर लिया, 1 को करेंगे तो वही रहेगा। तो ये हमारे पास 96 एलसीएम आ गया। अब हमें एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट बताना है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम एंड एचसीएफ का, वो क्या होगा बेटा, एचसीएफ तो हमारे पास 8 आ गया है और एलसीएम है हमारे पास 96, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 768। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसको देखो। इसके अंदर क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल y is equal to f of x is given, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज। यानी ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है y is equal to f of x, इसका ये ग्राफ है और इस ग्राफ को देखकर हमें ये बताना है कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। तो जीरोज को हम किस तरह से देखते हैं कि आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल है उसका ग्राफ जितने नंबर ऑफ पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने ही जीरोज होते हैं। तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ओनली, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। इसमें जीरोज की संख्या क्या होगी बेटा, 1 होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर भी हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, दैट इज 1। ये हमारा आंसर होगा इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की आपको कंडीशन को पता है, बट सबसे पहले हमारे पास जो दोनों इक्वेशन हम इनको रीअरेंज करके लिख लेंगे। रीअरेंज करके कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे है हमारे पास 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे कांस्टेंट राइट साइड में है। ऐसे इसमें जो x वाली टर्म है उसको पहले लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया -15x प्लस अल्फा वाई, और यहाँ पे कांस्टेंट क्योंकि लेफ्ट में है तो इसको हम राइट में ले जाएंगे। यानी जो कांस्टेंट टर्म है या वो तो या तो लेफ्ट में होनी चाहिए या फिर राइट में होनी चाहिए। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है दोनों इक्वेशंस को। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इनकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, वो होती है बेटा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारे पास कंडीशन होती है। इस कंडीशन को लगा लीजिए। a1 हमारे पास कितना है, 5 है बेटा, अपॉन a2 हमारे पास है -15 इज इक्वल टू b1 हमारे पास है -6 और अपॉन b2 हमारे पास कितना अल्फा इज इक्वल टू c1 हमारे पास 7 है एंड c2 हमारे पास है -20। तो अब में से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा के लिए जो आगे की जो दोनों टर्म है इनको ले लेते हैं। या तो आप आगे वाली दोनों टर्म ले लीजिए या पीछे वाली ले लीजिए, तो किसी से दोनों से वही निकलेगा। तो इन दोनों टर्म को अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आया 5 इंटू अल्फा इज इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा बेटा -15 इंटू -6। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, -15 इंटू -6 अपॉन आएगा 5। इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 3 जा 15, तो ये माइनस के 3 और माइनस के 8, तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस के 18। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आइए बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसके अंदर क्या बोला गया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, मतलब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके नो रियल रूट्स होंगे, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे और वन रियल रूट्स होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चनों का जवाब देना हो कि नो रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, अनइक्वल होंगे, तो उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को लेते हैं। तो आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप ऐसा कीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। ए हमारे पास 1 है, बी भी हमारे पास 1 है और सी भी हमारे पास 1 है। तो यहाँ से जो डी आएगा वो क्या आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको जब आप लगाएंगे तो ये आपका आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 1 माइनस 4 और ये हमारे पास आ गया -3। यानी डी अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है, डी हमारा लेस देन आ गया, तो नो रियल रूट्स, उस केस में कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया अगर डी आपका 0 आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर, अगर वो 0 आ जाते हैं तो रूट्स जो है ना वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल याद कर लीजिए इसको, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाए ग्रेटर देन 0, उस केस में जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड अनइक्वल बोल लीजिए, डिस्टिंक्ट बोल लीजिए। ओके, और अगर डी आपका लेस देन 0 आ जाता है तो नो रियल रूट्स, रूट्स जो होंगे वो आपके रियल नहीं होंगे। तो इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमने डी निकाला वो हमारा लेस देन 0 आ गया, तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है। ये हमारे पास कोई एपीएस की 7th टर्म निकालनी है। तो देखो इसको, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, जो आपका √8 है इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हो, और 4 का स्क्वायर √2 होता है तो 2 √2 लिख सकते हैं 8 को। ऐसे जो आपका 18 है, जैसे √18 है, इसको आप 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो यानी 3√2 लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। तो ये हमारे पास हो गया 3√2। इस तरह से ये एपी हमारी चल रही है और इस एपी की हमने 7th टर्म निकालनी है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारे पास √2 है, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा इसका दैट इज a2 माइनस a1। तो 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस भी √2 आ गया। अब हमें निकालनी है 7th टर्म a7। तो 7th टर्म आप कैसे निकालेंगे, इसके अंदर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। इसकी जो 7th टर्म आएगी दैट इज a प्लस 6d। a हमारे पास कितना है बेटा √2 प्लस 6 और इंटू डी भी हमारा √2 है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 7√2। अब 7√2 को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, 7√2 लिखा जा सकता है, 7 को अगर आप अंदर ले जाएंगे तो 7 का स्क्वायर करके ले जाएंगे इंटू 2, तो ये हो गया 49 इंटू 2 मतलब 98 आएगा, √98। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन डी होगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी नियरेस्ट टू बी, बिग के नियरेस्ट। मतलब हमारे पास ये दो पॉइंट है, एक का नाम ए है, एक का नाम है बी। ठीक है जी, क्लियर। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास -1 3, और जो बी के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0। अब ए बी को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है इसको ट्राइसेक्ट कितने पॉइंट करेंगे, 2 पॉइंट करेंगे। ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं इसको, ये 2 पॉइंट हो गए। इसको मैं पी लेट कर लेता हूँ और इसको Q। तो जो पॉइंट बी के नजदीक है, बी के नियरेस्ट में कौन सा पड़ता है, बी के नजदीक तो Q है। हमें ये बताना है कि ये जो Q पॉइंट है, जो बी के नियरेस्ट पॉइंट है, वो इस ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए ये तीनों इक्वल पार्ट्स है, AP, PQ एंड QB इक्वल पार्ट्स है, तो Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
जो क्यू पॉइंट है वो ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने इस क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसको हम 1 मिनट के लिए एक्स वाई मान लेंगे और सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स हमारा क्या आएगा बेटा, एक्स क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यह m12 है, m21 है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो बेटा इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, m हमारा 2 है और x2 हमारे पास कितना है -1 प्लस m2 कितना है 1 है और x1 कितना है हमारे पास, ये भी -1 है। x2 हमारे पास 0 है, इसको 0 कर लीजिए। m1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास 0 है, मैंने इसको समझ लिया था, ये 0 प्लस m2 1 है और x1 हमारा -1 है और m1 प्लस m2। ओके बेटा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 0 -1 अपॉन 3, तो ये हमारा है -1 अपॉन 3। x की वैल्यू -1 अपॉन 3 है। तो ये आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि ना तो इसमें -1 अपॉन 3 है, ना इसमें, ना तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जो दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट है y, वो क्या आएगा, उसमें आप लगाइए m1 y2 कितना हमारा 4 प्लस m2 y1 कितना है बेटा 3 और अपॉन m1 प्लस m2, दोनों का ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आया बेटा 8 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये हमारा आ गया 11 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू 11। तो जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज -1 अपॉन 3 11 अपॉन 3, ये होगा आपका कोऑर्डिनेट जो क्यू है उसके कोऑर्डिनेट। तो देख लीजिए कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बाकी इसमें आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप रेगुलर वीडियो देखें और आप लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना है बेटा, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे।